पीछे पेज नंबर 277 पर जो एलटी ग्रेड प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो उसमें हम देखते हैं 30-30 नंबर के 3 प्रैक्टिस सेट हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है एलटी ग्रेड का। तो उसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तटीय मंदिर ममल्लपुरम ये नहीं है, राजराजेश्वर मंदिर ये भी नहीं है, राजराजेश्वर मंदिर जो तंजपुरा में ये भी नहीं है, कैलाश मंदिर एलोरा। तो सही ऑप्शन यही होगा, कैलाश मंदिर जो एलोरा गुफा का गुफा नंबर 16 कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इसमें शिव की नृत्य मुद्रा में मूर्तियां हैं और यह मंदिर शैलकृत स्थापत्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। बाकी ना तो जगन्नाथपुरी मंदिर ये शैलकृत स्थापत्य कला का उदाहरण है, न राजराजेश्वर मंदिर तंजपुरा स्थापत्य कला का उदाहरण है, न तटीय मंदिर मामलपुर उदाहरण है, कैलाश मंदिर एलोरा का उदाहरण है। दूसरा क्वेश्चन है जवाबित का संबंध किससे था। तो जवाबित का आशय राज्य के कानून यानी लॉ ऑफ स्टेट से है। जब कोई शासक देश काल परिस्थिति के अनुसार प्रशासनिक सुविधाओं के लिए कोई कानून बनाता है तो वह कानून जवाबित कहलाता है। तो जवाबित का संबंध किससे था, राज्य कानून से था। बाकी ना तो कृषि संबंधित कर से था, ना टकसाल संबंधित कानून से था, ना मनसब प्रणाली का नियंत्रण करने वाले कानून से था, राज्य कानून से था। तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक यानी अवयव के रूप में नहीं लिया गया है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरह भारत भी अपना मानव विकास सूचकांक जारी करता है और यह वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, साक्षरता दर, जन्म दर, जीवन प्रत्याशा, आयु को मानव विकास सूचकांक के घटक के रूप में प्रयोग करता है। भारत में केरल राज्य सबसे ऊपर तथा बिहार राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे नीचे है। भारत में मध्य प्रदेश मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला प्रथम राज्य है। तो शिशु मृत्यु दर को जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए शिशु मृत्यु दर को नहीं लिया जाता है। बाकी अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी भी ली जाती है, साक्षरता दर भी ली जाती है, जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु को भी लिया जाता है, लेकिन शिशु मृत्यु दर नहीं लिया जाता है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, चौथा क्वेश्चन मैच किया गया है, साइमन कमीशन कब आया। तो आप जानते हो साइमन कमीशन 1927-28 में बना, तो ये सही है। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी जानते हो कब हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में है। मिंटो मार्ले सुधार 1909 में, मिंटो मार्ले सुधार 1909 में। तो ये सही इनका मैचिंग हुआ। पांचवा क्वेश्चन थोड़ा गणित से है। एक गोलाकार तथा वर्गाकार मैदान की परिधि बराबर है। एक गोलाकार तथा वर्गाकार मैदान की परिधि बराबर है यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है, तब गोलाकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका उत्तर तो दिया गया है 616 वर्ग मीटर। छठवां क्वेश्चन है अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति थी आइन ए दहसाला। आइन ए दहसाला पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई। तो आइन ए दहसाला, देखिए अकबर ने अपने शासनकाल के 24वें वर्ष, 56 में तो ये बना राजा, फिर 24वें वर्ष 80-81 में वर्ष आईने दहसाला यानी टोडरमल बंदोबस्त नामक एक नई कर प्रणाली को शुरुआत करके मुगल कालीन लागान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान किया। इस प्रणाली के वास्तविक प्रणेता टोडरमल
ख्वाजा शाह मंसूर ने भी सहायता की थी। टोडरमल इनकी सहायता की थी, ख्वाजा शाह मंसूर ने भी इनकी सहायता की थी। इसी कारण इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इस प्रणाली में अंतर्गत अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उसी समय के प्रचलित मूल्य का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूला जाता था। तो अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति भू आईने दहसाल पद्धति किसके द्वारा निर्मित की गई? तो टोडरमल के द्वारा। अच्छा, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा जो था कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा ने अपने क्षेत्र में जनजातीय लोगों को एक करने के लिए एक नारा दिया कि ठाकुर भगवान ने उसे दूत बनाकर भेजा है ताकि लोगों को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त करा सके। इसमें हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। बिरसा मुंडा आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया। 1899 में बिरसा मुंडा पकड़ा गया तथा जेल में उसकी मृत्यु हो गई। तो तुमसे पूछेगा कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची, बी ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा चित्तरंजन दास ने। अलीपुर षड्यंत्र केस 1909 में था। 1908 से मई 1909 तक चला, मतलब 1908 से मई 1909 तक चला। ये महत्वपूर्ण कोर्ट ट्रायल था। इसमें 37 अभियुक्त संदेहास्पद थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी के साथ अरविंद घोष भी अभियुक्त थे। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, लेकिन इनका बचाव चित्तरंजन दास ने किया। तो ये 8वां क्वेश्चन हुआ, किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? तो चित्तरंजन दास। थे तो 3 और लोग, अरविंद घोष थे, प्रफुल्ल चाकी थे, खुदीराम बोस, कुल मिला के 37 अभियुक्त थे। बचाव किसने किया? चित्तरंजन दास ने। कब तक केस चला? 1908 से मई 1909 तक, यानी मई 1908 से मई 1909 तक। 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो देखिए, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रतिबंध है कि वे प्रथमतः लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन का प्रस्ताव तो संसद में दोनों सदनों में से किसी में भी लाया जा सकता है। केवल धन तथा वित्त विधेयकों के लिए यह प्रावधान प्रबंध है कि वो प्रथमा लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है, परंतु देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में 7वां स्थान है, जो इस प्रकार है। नंबर 1 पे रूस है, नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे चीन है, नंबर 4 पे अमेरिका है, नंबर 5 पे ब्राज़ील है, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया है और नंबर 7 पे भारत है और 8 पे अर्जेंटीना है। रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अर्जेंटीना। रूस RKC RKC मतलब रूस, R से रूस, K से कनाडा, C से चीन, SBA S से संयुक्त राज्य अमेरिका, V से ब्राज़ील, A से ऑस्ट्रेलिया, फिर तो इंडिया आ ही जाएगा, अर्जेंटीना। परंतु 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 1,21,05,069
हो गई है 121 करोड़ है, जो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहले पे चीन है, फिर भारत है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर इंडोनेशिया, फिर ब्राजील। चीन के हिसाब से होगा CISI, सी से रे चीन, आई से रे इंडिया, एस से रे संयुक्त राज्य अमेरिका, आई से रे इंडोनेशिया दूसरे और ब्राजील। तो ये हो गया। 11वां क्वेश्चन कहता है कि किस युग्म का मिलान सही है। तो देखिए, जो मोहबंद क्षेत्र है वहाँ गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में होती है, तो ये सही है, बाकी सब गलत है। देखिए, विषुवतीय क्षेत्रों में मध्याह्न में लगभग सदैव बारिश होती रहती है। विषुवतीय क्षेत्रों में मध्याह्न में लगभग सदैव बारिश होती रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि ये क्षेत्र भूमध्य रेखा पर स्थित होने के कारण सदैव गर्म रहते हैं तथा समुद्र के पास स्थित होने के कारण गर्मी में वाष्पन होता रहता है और मध्याह्न में बारिश होती है। कारण गर्मी में वाष्पन होता रहता है और मध्याह्न में बारिश होती रहती है। 12C कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है। देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन सा असत्य है। तो पहला सेंटेंस है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष की होनी चाहिए, तो ये तो सत्य है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो ये भी सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणी मत पद्धति से आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा संपन्न होता है, राष्ट्रपति थोड़ो करता है, तो यही वाला गलत है, बाकी तीनों सही है। चौथा ये है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये तो सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और 35 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए राष्ट्रपति की, ये भी सही है। तीनों सही है, बस यही गलत है। 13वां है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। तो 13वें में कह रहा है, तो इसमें सही हो जाएगा आपका संपूर्ण भूमि का 33%। देखिए, मानव व अन्य जीवधारी जिस जैविक और भौतिक परिस्थितियों एवं वातावरण में रहते हैं, उसे पर्यावरण और उसके दूषित होने की प्रक्रिया और इनका अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कम से कम 33% भूभाग में वन आवरण पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य है। 33% भूभाग में वन आवरण पारिस्थितिक संतुलन के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कौन एक कीट शरीर से निकला स्राव है। कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है। कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है। मोती है, मूंगा है, लाख है, गोंद है। देखिए, लाख जो है, लाख ये कीट के शरीर से निकला स्राव है। भारत विश्व का 80% लाख पैदा करता है। लाख लक्ष्य कीट, इसको लैक इंसेक्ट कहते हैं। लाख लक्ष्य कीट की लक्ष्य ग्रंथियों से द्रव रूप में निकलता है, जो सूख कर सख्त तथा ठोस बन जाता है। इसमें 68% रेजिन होती है, 10% रंगीन पदार्थ होता है और 6% मोम होता है और 5.5% गोंद होता है तथा 4% शकरा आदि पाया जाता है। लाख में 68% रेजिन, 10% रंगीन पदार्थ, 6% मोम, 5.5% गोंद और 4% शकरा पाया जाता है। लाख का उपयोग ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बनाने, विद्युत कुचालक, वार्निश, पालिश तथा अन्य श्रृंगारिक पदार्थों के बनाने में किया जाता है। तो ये हुआ आपका 14वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पीएसबी द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है क्योंकि वह, तो पीएसबी मृदा में स्थिर फास्फोरस की घुलनशील करके इसकी उपलब्धता को बढ़ाती है। तो पीएसबी द्वारा मृदा की उर्वरता में सुधार होता है क्योंकि मृदा में स्थिर फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है। मृदा क्या बढ़ाता है? फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ाता है पीएसबी।
16वां क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल और धुएं के कारण उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है प्रकीर्णन, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। जब सूर्य का प्रकाश, जो कि विभिन्न रंगों का मिश्रण है, वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित विभिन्न अणुओं, धूल एवं धुएं के कारण उसका प्रकीर्णन हो जाता है। चूंकि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक व लाल रंग का सबसे कम होता है, इसी कारण आकाश नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, सूची 1 और 2 में कह रहा है, मिलाइएगा। जैसे चेंबूर कह रहा है, चेंबूर भारत में प्रमुख क्रांतिक प्रदूषक क्षेत्र इस प्रकार हैं। जैसे चेंबूर कहाँ है क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र? चेंबूर जो है आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है चेंबूर? आपका महाराष्ट्र में है चेंबूर, है कि नहीं है? चेंबूर जो है महाराष्ट्र में है। अगला है गोविंदवाड़। गोविंदगढ़ जो है आपका पंजाब में है। और सुकिंदा जो है वो आपका उड़ीसा में है। उद्योग मंडल जो है वो केरल में है। देखिए, अंकलेश्वर गुजरात में है, वापी गुजरात में है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, चंद्रपुर को ही चेंबूर कहते हैं। कोरबा उत्तर प्रदेश में है, भिवाड़ी राजस्थान में है, सुकिंदा उड़ीसा में है, तलचर उड़ीसा में है, बेल्लोर तमिलनाडु में है, सिंगरौली उत्तर प्रदेश में है, चेंबूर महाराष्ट्र में। अच्छा, चंद्रपुर अलग है, चेंबूर अलग है। गोविंदगढ़ पंजाब में है। तो ये तो क्रांतिक प्रदूषक क्षेत्र हैं। तो चेंबूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोविंदगढ़ कहाँ है? पंजाब में। सुकिंदा कहाँ है? उड़ीसा में। उद्योग मंडल कहाँ है? महाराष्ट्र में। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में। वापी कहाँ है? गुजरात में। गाजियाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चंद्रपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कोरबा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भिवाड़ी कहाँ है? राजस्थान में। सुकिंदा कहाँ है? उड़ीसा में। तलचर कहाँ है? उड़ीसा में। वेल्लोर कहाँ है? तमिलनाडु में। सिंगरौली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। चेंबूर कहाँ है? महाराष्ट्र में। गोविंदगढ़ कहाँ है? पंजाब में। ये क्वेश्चन हुआ 17वां। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितने किलोमीटर घंटा होगी? तो उत्तर इसका निकाल के आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि वह रेलवे लाइन द्वारा वृक्ष को पार करने में 50 सेकंड लेती है तो उसकी गति कितने किलोमीटर घंटा है? तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 250। समय कितना है? 50 सेकेंड। तो 5 मीटर प्रति सेकेंड आई जाइए। अब जब 5 मीटर प्रति सेकेंड आई जाइए तो मीटर प्रति सेकेंड के यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा में यहाँ करो। काय हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे थे तो 5 गुणे 18/5 कर दो बस। मीटर प्रति घंटा करीब के लिए 18/5 से करी जाती गुणा, और किलोमीटर प्रति घंटा हो और मीटर प्रति सेकेंड करीब हो तो 5/18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों वाला सबसे छोटा नंबर जो 7 से विभाजित हो सके। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। 7 से विभाजित हो सके तो 7 से विभाजित करने पर आएगा उत्तर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। मतलब 1000 के यहाँ जब 7 से आप भाग दे आओ तो वही 142। 142। अब कैरोई की सबसे छोटी तो 7 गुणे 143 कर दे, एक बढ़ाई करो 7 गुणे 143 कर दो, तब आई जाइए 1001। तो अभिष्ट संख्या कौन आए? 1000 प्लस 7 माइनस 6 बराबर 1000 प्लस 1 अर्थात 1001 आ जाएगी। 20वां क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश की नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है? तो रामगंगा का तो है हिमालय, शारदा का भी है हिमालय, बेतवा का भी हिमालय है, गोमती का नहीं है। गोमती नदी पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है।
तथा गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव नामक स्थान से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव नामक स्थान से निकलती है। रामगंगा नदी हिमालय श्रेणी में कुमायूं के दक्षिणी भाग से नैनीताल के समीप से निकलती है। रामगंगा नदी हिमालय श्रेणी में कुमायूं के दक्षिणी भाग से नैनीताल के समीप से निकलती है। शारदा या काली नदी उत्तरांचल में कुमायूं के समीप मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। शारदा या काली नदी उत्तरांचल में कुमायूं के समीप मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। तो गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिले के दलदली क्षेत्र से निकलती है और गाजीपुर के समीप कैथी नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी तो विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा नामक गांव से निकलती है और रामगंगा नदी हिमाचल श्रेणी में कुमायूं के दक्षिणी भाग से नैनीताल के समीप से निकलती है। शारदा या काली नदी उत्तरांचल में कुमायूं के समीप मिलाप ग्लेशियर से निकलती है। बाकी तो सभी हिमालय से निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 21वां बता रहा है, 20वें का उत्तर हो गया सी का मतलब पहली नदी गोमती और बेतवा दुई नदी ना निकलती है हिमालय से, रामगंगा और शारदा तो निकलती है। बेतवो है, बेतवा नदी विंध्याचल पर्वतमाला में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में निकलती है। 2 नदियां हैं। 21वां क्वेश्चन कहता है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह स्थित होगी। तो 2 घंटा जब आगे है तो पश्चिम देशांतर हुई। 2 घंटा में यहाँ कितने होते 120 मिनट और 120 मिनट का यहाँ चाहती हमारा 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर होगा, पूर्वी देशांतर पर होगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है काहिरा के समय, अतः यह स्थित होगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, पहले ही बज जाए तो 30 डिग्री काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है या 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। काहिरा मिस्र की राजधानी है और मिस्र का संपूर्ण क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में इस देश का विस्तार दक्षिणी सीमा पर स्थित वादी वाफा से उत्तर में भूमध्य सागर तक एवं पूर्व में लाल सागर के तट से पश्चिम में लीबिया की सीमा तक। काहिरा सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो पूर्व में होगा, जब आगे होगा ना ग्रीनविच से तो पूर्व में हुई। अब घटत वो पश्चिम का यहाँ सही कहो, कम हो अगर बताओ ग्रीनविच से कहूँ से रहे पूर्व में यहाँ हो तो आगे हुई। 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन है तो निर्वाचक गण के सदस्य हैं। तो इसमें तो सीधी सी बात है 22वें क्वेश्चन में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर आधारित राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत में एक निर्वाचक गण द्वारा होता है और इस निर्वाचक गण के सदस्य भारत के सभी राज्यों व केंद्र शासित राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, है ना। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, बिल्कुल सही। राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। सभी राज्यपाल तथा उपराज्यपाल, ये नहीं है, बाकी वो सब सही हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये सभी हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है, 22वां हो गया, 23वां कह रहा है कि जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। जननांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए। तो भारत को करना चाहिए कुशलता विकास का प्रोत्साहन। कुशलता विकास का प्रोत्साहन। देखिए जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा तथा कार्यशील जनसंख्या
15 वर्ष से 64 वर्ष आयु। जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा तथा कार्यशील जनसंख्या 15 वर्ष से 64 वर्ष आयु तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन में योगदान करना जननांकी लाभांश कहलाता है। तथा घटते आश्रितता अनुपात के परिणाम स्वरूप उत्पादन में बड़ी मात्रा के सृजन में योगदान करना जननांकी लाभांश कहलाता है। इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए कुशलता विकास को प्रोत्साहन देकर ही मानव संसाधन का कुशलतम दोहन किया जा सकता है। इसके पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए कुशलता विकास को प्रोत्साहन देकर ही मानव संसाधन का कुशलतम दोहन किया जा सकता है, जिससे युवा शक्ति अंततः देश को विश्व शक्ति बनाने हेतु मार्ग प्रशस्त कर पाएगी। 24वां क्वेश्चन है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है, जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? तो देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अपरिवर्तित होता है तब वर्षा की बूंदें प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपण करती है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से अपरिवर्तित होता है तब वर्षा की बूंदें प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपण करती हैं, जिससे प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से अपरिवर्तित होता है तो वर्षा की बूंदें प्रकाश को 7 रंगों में विक्षेपण करती हैं, जिससे प्राथमिक इंद्रधनुष उत्पन्न होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्रकाश के आंतरिक परावर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। 25वां क्वेश्चन कहता है कि विचार कीजिए, राष्ट्रीय उद्यान और उद्यान से होकर बहने वाली नदी, इनमें कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है और इस उद्यान से रामगंगा नदी होकर बहती है। तो रामगंगा नदी होकर बहती है, लेकिन इसमें तो लिखा है गंगा, तो ये गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अगर देखा जाए तो ये भी गलत है। मनास नदी नहीं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कावेरी, तो ये आपका ये भी गलत है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में अवस्थित है, इस उद्यान में से रामगंगा नदी होकर बहती है। जबकि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है, इस उद्यान से कुंथीपुझा नदी प्रवाहित होती है और काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो ये तो तीनों गलत हो गए। कार्बेट राने गंगा नहीं, रामगंगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ब्रह्मपुत्र, इसमें लिखा है मनास, ये गलत। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान से बहती है कुंथीपुझा, इसमें लिखा है कावेरी, तो ये भी गलत हो गया। अगला 26वां क्वेश्चन कह रहा है, कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कौन से भाग वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो कोशिका कला, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, ये 3 चीजें, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आपको ध्यातव्य है कि कोशिका शरीर रचना की सूक्ष्मतम इकाई है और कोशिका की प्राण मूलक क्रियाएं कोशिका द्रव्य पर निर्भर करती हैं। कोशिका द्रव्य पर निर्भर करती हैं कोशिका की प्राण मूलक क्रियाएं। 26C, कोशिका कला, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, ये जो है जंतु तथा वनस्पति दोनों में पाए जाते हैं। 27वां है, वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? वह कौन सा यौगिक है जो सफेद ठोस है और जो वायु से जल वाष्प को अवशोषित करता है? तो कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड एक हाइग्रोस्कोपिक सफेद रंग का लवण है। हाइग्रोस्कोपिक सफेद रंग का लवण है जो वायुमंडल से जल वाष्प का अवशोषण कर लेता है और इसीलिए
ड्राई राइट की श्रेणी में आता है, ड्राई राइट की श्रेणी में आता है। अन्य ड्राई राइट सिलिका जेल, कैल्शियम सल्फेट आदि हैं। अन्य ड्राई राइट सिलिका जेल, कैल्शियम सल्फेट आदि हैं। किंतु जब कैल्शियम सल्फेट इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट के भी उसमें संयोजन के कारण इसका रंग नीला या गुलाबी रहता है। तो कोबाल्ट के भी इसमें संयोजन के कारण इसका रंग नीला या गुलाबी रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड यौगिक है जो सफ़ेद ठोस है और जो वायु से जलवाष्प को अवशोषित करता है। 28वां क्वेश्चन है, सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय क्या है? तो सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय है राष्ट्रीय नमून सर्वेक्षण के 75 वर्ष। राष्ट्रीय नमून सर्वेक्षण के 75 वर्ष। सांख्यिकी दिवस 2025 का विषय है राष्ट्रीय नमून सर्वेक्षण के 75 वर्ष। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। यह दिवस सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अग्रणी प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 29 हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई किंगदाओ चीन में। तो 25 जून से 26 जून 2025 तक आयोजित संघाई सहयोग संगठन 25 जून से 26 जून 2025 तक आयोजित संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों का बैठक किंगदाओ चीन में आयोजित हुई। संघाई सहयोग संगठन भारत, चीन, रूस सहित कई मध्य एशियाई देशों का अंतर सरकारी संगठन है। इस वर्ष की थीम संघाई भावना को बनाए रखना, SCO गतिशीलता की ओर रखी गई। तो हाल ही में संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हो जाएगा किंगदाओ चीन में, है ना। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत है, चीन है, रूस, मध्य एशियाई देशों का अंतर सरकारी संगठन है। और इसकी थीम क्या थी? संघाई भावना को बनाए रखना, गतिशीलता की ओर। 30वां और अंतिम क्वेश्चन इसका है, 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया? 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रदेश के किस शहर में ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया? तो इसमें हो जाएगा लखनऊ। 11 मई 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में ब्रह्मोस्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल निर्माण का वर्चुअल उद्घाटन किया।